सो हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज हम लोग देखेंगे ऑलिगोहाइड्रोमिनाज। क्या ऑलिगोहाइड्रोमिनाज एनम सेकेंड ईयर का ये पार्ट है, हाई रिस्क प्रेगनेंसी के अंतर्गत आता है। ठीक है, मिडवाइफरी का पार्ट ये रहने वाला है। तो ऑलिगोहाइड्रोमिनाज सबसे पहले जान लेते हैं कि क्या होता है। ऑलिगोहाइड्रोमिनाज एक ऐसी एबनॉर्मलिटी है जो कि गर्भावस्था के दौरान देखा जाता है। इसमें क्या होता है कि 200 ml से भी कम जो एमनियोटिक फ्लूइड होता है वो जब यूट्रस में हो जाता है, जिसमें बच्चा तैरता है, एमनियोटिक फ्लूइड उसे कहते हैं जिसमें बच्चा रहता है, और उसी के ऊपर से एक मेम्ब्रेन रहती है। पहले एक मेम्ब्रेन रहता है, उसके अंदर एमनियोटिक फ्लूइड खूब भरा रहता है मेम्ब्रेन के अंदर, उसी में बच्चा रहता है। तो बच्चा उसी में अपनी दैनिक क्रियाओं को करता है, वहीं चलता है। और अगर बात करें कि एमनियोटिक फ्लूइड बनता किससे है, सबसे ज़्यादा जिम्मेदार कौन है, तो जो बेबी होता है वो उसका जो यूरिन होता है, यूरिन जो पास आउट करता है, तो उसी के द्वारा। और बहुत सारी चीज़ें होती हैं, लेकिन ज़्यादातर जो एमनियोटिक फ्लूइड के लिए जिम्मेदार होता है तो बेबी का यूरिन होता है। तो एमनियोटिक फ्लूइड की यही जब मात्रा क्या होती है कि 200 ml से भी कम हो जाती है, तो उसी को हम क्या कहते हैं, ऑलिगोहाइड्रोमिनाज। देखिए, और जब 2000 ml से ज़्यादा हो जाती है तो उसको हम पॉलीहाइड्रोमिनाज कहते हैं। ये क्यों होता है, इसकी भी बात करते हैं। परिभाषा देख लेते हैं। गर्भावस्था की वह असामान्य स्थिति जिसमें एमनियोटिक फ्लूइड की मात्रा 200 ml से कम या 5 सेंटीमीटर से कम हो जाता है। जो एमनियोटिक फ्लूइड इंडेक्स होता है, जिसको पाइंटल हाइट हम कहते हैं, जब उसको मेजर करते हैं तो 5 सेंटीमीटर से कम हो जाता है, तो उसी को हम ऑलिगोहाइड्रोमिनाज कहते हैं। इसका कॉजेज़ क्या होता है, कारण की बात करें तो कारण जो है इसमें बहुत सारे हैं। क्या क्या कारण हैं। गर्भवती शिशु में एक या दोनों किडनी का डेवलपमेंट ना हो पाना। जो गर्भवती शिशु होती है, गर्भस्थ शिशु होता है जिसको हम फीटस कहते हैं, जब उसमें क्या होता है कि किडनी का डेवलपमेंट ना हो पाना। किडनी का डेवलपमेंट नहीं होगा तो यूरिन के लिए वो जिम्मेदार होता है, एक एक्सक्रीटरी सिस्टम के लिए किडनी जिम्मेदार होता है, उत्सर्जन करवाता है। तो अगर यही किडनी का डेवलपमेंट नहीं होता है तो उसकी वजह से यूरिन का आउटपुट जो होता है, यूरिन नहीं पास आउट होता बेबी का, जिस वजह से ये कारण हो सकता है। अंतर्गर्भाशयी संक्रमण, इंट्रायूट्राइन इन्फेक्शन, अगर यूट्राइन में जो है वो इन्फेक्शन हो गया है तो उसकी वजह से भी क्या होता है कि ऑलिगोहाइड्रोमिनाज की कंडीशन देखी जाती है। शिशु में गुणसूत्री एबनॉर्मलिटीज, क्या होता है कि शिशु में गुणसूत्री एबनॉर्मलिटीज़ देखी जाए, गुणसूत्र में कमी हो या फिर गुणसूत्र ज़्यादा हो, तो उसकी वजह से भी ये ऑलिगोहाइड्रोमिनाज की कंडीशन देखी जाती है। गर्भवती महिला में डिहाइड्रेशन की उपस्थिति, जैसे कि जो गर्भवती महिला है वो क्या कर रही है, बहुत ज़्यादा पानी जो है बहुत कम पी रही है, और या फिर उसे वोमिटिंग बहुत ज़्यादा हो रही है, जिसकी वजह से उसका जो पानी है, जो उसके अंदर फ्लूइड है, वो नहीं उतना प्रॉपर मिल पा रहा है, तो उसकी वजह से भी ऑलिगोहाइड्रोमिनाज की कंडीशन हो जाती है। इसलिए कहा जाता है कि प्रेगनेंसी में ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीना चाहिए। प्रेगनेंसी में क्या, इनफैक्ट वैसे भी नॉर्मल भी अगर आप हैं तो पानी की मात्रा ज़्यादा लेनी चाहिए, जिसकी वजह से आपका जो संतुलन है, बॉडी का संतुलन, वो अच्छे तरीके से प्रॉपर वर्क करता है। साइन एंड सिम्टम्स की बात करें तो साइन एंड सिम्टम्स क्या होते हैं। देखिए, फंडल हाइट जो होती है वो सामान्य की तुलना में कम होता है। ऑलिगोहाइड्रोमिनाज, जैसे कि देखिए, जब एमनियोटिक फ्लूइड ज़्यादा रहेगा तो जाहिर सी बात है कि जो स्टमक है, पेट है, ऊपर से दिखेगा कि हाँ निकला हुआ ज़्यादा है। लेकिन जब वही एमनियोटिक फ्लूइड जो है कम रहेगा, 200 ml रहेगा, तो ऊपर से ही दिखेगा, पेट थोड़ा पचा हुआ रहेगा, जिसकी वजह से फंडल हाइट कम दिखेगी। गर्भस्थ शिशु में माल प्रेजेंटेशन का क्या मतलब होता है। देखिए, नॉर्मल क्या होता है कि वर्टेक्स प्रेजेंटेशन जब होता है, जो पेल्विस में जब जिस प्रेजेंटेशन के थ्रू वो बेबी आता है तो उसको ही हम प्रेजेंटेशन कहते हैं। जैसे कि बेबी का अगर सिर दिख रहा है, वर्टेक्स से वो आ रहा है, ब्रो दिख रहा है, सबसे पहले आ रहा है, या फिर सोल्जर आ रहा है सबसे पहले, तो उसको ही हम प्रेजेंटेशन के नाम से जानते हैं। लेकिन जब यही प्रेजेंटेशन पार्ट जो रहता है, वर्टेक्स को नॉर्मल माना जाता है। वर्टेक्स ना होकर क्या होता है कि सोल्जर प्रेजेंटेशन हो जाए, बेबी ट्रांसवर्स हो, टेढ़ा आ रहा हो, पैर उसका पहले आ रहा हो, तो उसको ही माल प्रेजेंटेशन के अंतर्गत रखते हैं। तो जब ऑलिगोहाइड्रोमिनाज की कंडीशन होती है तो इसमें ये भी कंडीशन देखी जाती है कि बेबी का जो होता है माल प्रेजेंटेशन दिखने को मिलता है, जिसको कुगर्भ प्रस्तुति कहते हैं। अब देखिए, कॉम्प्लिकेशन की बात करें तो इसमें जटिलताएं क्या क्या हो सकती हैं। प्रोलॉन्ग लेबर को ये कॉज कर सकता है। इसकी वजह से अगर ऑलिगोहाइड्रोमिनाज की कंडीशन है तो देखिए क्या होता है कि जब एमनियोटिक फ्लूइड होता है, बच्चे के जन्म से पहले उसका सिक्रेशन होने लगता है, मतलब जो मेम्ब्रेन होती है वो रैप्चर हो जाती है, तब जो एमनियोटिक फ्लूइड है वेजाइना के थ्रू बाहर आने लगता है।
जिससे क्या होता है कि वो वेजाइना को स्वच्छ बनाता है, किसी भी कीटाणु जो जितने भी वहाँ पे बैक्टीरियाज कीटाणु रहते हैं उनको किल करने का काम करता है, और उसकी वजह से क्या होता है कि सर्विक्स का फैलाव भी होता है, डायलेशन भी थोड़ा उसकी वजह से जिम्मेदार होता है उसमें भी। लेकिन जब ये सब नहीं होता है, वो 200 ml ही रहता है, 200 ml से कम रहता है, तो बहुत ज़्यादा वो फ्लूइड बाहर नहीं आ पाता है, जिसकी वजह से इन्फेक्शन होने का भी खतरा रहता है। और प्रोलॉन्ग लेबर, सर्विक्स का डायलेशन जब प्रॉपर तरीके से नहीं होगा तो वो प्रोलॉन्ग लेबर को कॉज करेगा। प्रोलॉन्ग लेबर मैंने आपको बताया था कि नॉर्मल देखिए तो 2 सेंटीमीटर प्रति घंटे जो होता है फर्स्ट ट्राइमेस्टर में, वो सर्विक्स का डायलेशन होता है। लेकिन प्रोलॉन्ग लेबर में क्या होता है कि 2 सेंटीमीटर डायलेशन होने में 5-5, 10-10 घंटे लग जाते हैं, और 20 घंटे से भी ज़्यादा फर्स्ट जो ट्राइमेस्टर होता है वो 18 से 20 घंटे से ज़्यादा वो प्रक्रिया ख़त्म होने में लग जाती है, तो उसको ही हम प्रोलॉन्ग लेबर के अंतर्गत रखते हैं। कार्ड कॉम्प्रेशन की स्थिति आ सकती है। इंट्रायूट्राइन ग्रोथ रिटार्डेशन, मतलब जो बच्चा स्टमक में यूट्रस में है जो पल रहा है, उसकी ग्रोथ में भी प्रॉब्लम दिख सकती है आपको। अगर ओलिगोहाइड्रोमिनाज की कंडीशन है तो इसमें एबॉर्शन की भी कंडीशन देखी जा सकती है। अगर बच्चे को प्रॉपर देखिए, बच्चा उसी में तैरता रहता है, अपनी दैनिक क्रियाओं को करता रहता है, ठीक है, तो अपनी क्रियाओं को वो करता रहता है, तो अगर वो प्रॉपर जगह नहीं पाएगा, आप ही सोचिए आप जिस स्पेस में रहते हैं, अगर आपको बहुत छोटी स्पेस में रख दिया जाए तो वहाँ आप नहीं रह पाएंगे, आपके दम घुटने लगेंगे, जिसकी वजह से क्या होगा, आपकी मृत्यु हो जाएगी। तो वही हाल होता है बच्चे में भी, तो वो अच्छे तरीके से अपनी प्रॉपर लाइफ नहीं जी पाता, जिसकी वजह से एबॉर्शन की कंडीशन देखी जाती है। इसके मैनेजमेंट की बात करें तो मैनेजमेंट क्या करेंगे, गर्भवती महिला को पानी तथा अन्य तरल पदार्थ पर्याप्त मात्रा में लेने की सलाह देंगे, और उसके बाद दवा देंगे। और अगर ऐसा पता चले कि हाँ ओलिगोहाइड्रोमिनाज की कंडीशन है तो जल्द से जल्द, अगर जैसे कि डिलीवरी का जो टाइम है, जो प्रेगनेंसी का टाइम है, वो अगर कंप्लीट हो चुका है, जितने वीक पे डिलीवरी होती है, तो अगर कंप्लीट हो चुका है तो क्या करेंगे कि डिलीवरी प्रक्रिया को स्टार्ट करने की कोशिश करेंगे और हॉस्पिटल में एडमिट कराएंगे। किसी अच्छे हॉस्पिटल में CSC पे हो गया या फिर डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में हो गया, जहाँ पे 24 घंटा लेबर सुविधाएं प्रदान कराई जाती हैं, ऐसे हॉस्पिटल में एडमिट करवाएंगे, ना कि किसी गाँव में किसी से करवा देंगे, ठीक है। तो ये सब मैनेजमेंट इसमें करेंगे, IV फ्लूइड वगैरह लगाएंगे। सो आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। ये शॉर्ट वे में नोट्स है, ठीक है, तो आप चाहे तो इसका नोट्स भी बना सकते हैं और मैं PDF टेलीग्राम पे सेंड कर दूँगी। थैंक यू।